देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज 8 अक्टूबर को घोषित होंगे, जो इसके लिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बात करें हरियाणा की, तो जहां हरियाणा में भाजपा को भरोसा है कि वो तीसरी बार सत्ता हासिल कर लेगी, तो वहीं कांग्रेस की निगाहें 10 साल बाद वापसी पर है। आपको बता दें कि इस चुनाव में मुख्य पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी है। हालांकि कहा जा रहा है कि यह भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहां भाजपा अध्यक्ष और नौशहरा विधानसभा से उम्मीदवार रविंद्र रैना ने वोटों की गिनती से पहले पार्टी को शानदार जीत मिलने की उम्मीद जताई है। मंगलवार सुबह उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि बीजेपी, मित्र दलों और हमारे समर्थन से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की शानदार जीत होगी। जनता का समर्थन हमें जरूर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार बीजेपी और उसके मित्र दलों की मिलकर बनेगी। जहां एक तरफ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती जारी है, तो वहीं इस बीच राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में चुनावी नतीजों के आने से पहले ही कांग्रेस में सीएम पद को लेकर दावेदारी शुरू हो चुकी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि ना तो वो टायर्ड हैं और ना ही रिटायर्ड, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। दरअसल जब उनसे यह पूछा गया कि कांग्रेस के जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है, लेकिन मैं इतना कह दूं कि मैं ना तो टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड। और जब उनसे ये पूछा गया क्या कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो इसके जवाब में हुड्डा ने कहा कि राजनीति एक ऐसी चीज है कि कोई भी आकांक्षा रख सकता है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वोटों की गिनती के बीच अब ईवीएम पर भी बयान आने शुरू हो गए हैं। दरअसल भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि मुझे लगता है कि जनता चाहे जो नतीजे दे, यह बात स्पष्ट है कि यह ईवीएम भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग एग्जिट पोल देखकर जश्न मना रहे थे, वह एग्जिट पोल देखकर ईवीएम को दोष नहीं देंगे। हरियाणा में 2 बार हमारी सरकार बन चुकी है और तीसरी बार बनने जा रही है। दोनों ही जगह भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। यह दर्शाता है कि भाजपा के कार्यों पर किस तरह लोगों ने विश्वास जताया है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता प्रारूप समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा है कि कल मंगलवार को हुई 5 सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी की अंतिम बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर कमेटी ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है और अब यह ड्राफ्ट रिपोर्ट छापने के बाद समिति इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाज का एक खास वर्ग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना और मूर्तियों को तोड़ना अपना अधिकार समझता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाए। पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन राष्ट्र, धर्म और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो हिंसा भी उचित है। योगी आदित्यनाथ ने एक दुर्गा पूजा समारोह में अपने भाषण के दौरान यह टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल में आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार को लगातार तीसरे दिन अपना आमरण अनशन जारी रखा। गौरतलब है कि वे आरजीकर अस्पताल में अपने सहकर्मी के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं इस बीच राज्य सरकार ने उनसे काम पर लौटने का आग्रह किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंदोलनरत डॉक्टरों ने यह भी घोषणा की कि वे मंगलवार शाम को मध्य कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक विरोध मार्च निकालेंगे। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम के एक सदस्य ने कहा कि कल हम राज्य भर के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सांकेतिक भूख हड़ताल भी करेंगे। इसमें विभिन्न डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह सुबह 9 बजे शुरू होगा और रात 9 बजे तक चलेगा। उन्होंने कहा कि हम कोलकाता में एक रैली भी निकालेंगे। ईडी ने पीएमएलए के तहत एक जांच के संबंध में मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कैशम मेघचंद्र को समन किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे आज समन पत्र मिला है। मैं वास्तव में भ्रमित हूँ कि मुझे ईडी ने क्यों और कैसे बुलाया है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को कहा कि वह और उनके समर्थक लद्दाख भवन में तब तक डटे रहेंगे जब तक अधिकारी उन्हें यह नहीं बता देते कि वे
वे देश के शीर्ष नेतृत्व से कब मिल पाएंगे। उन्होंने कहा कि संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी कोई असामान्य मांग नहीं कर रहे हैं और वे सत्तारूढ़ भाजपा को उसके चुनावी वादे की याद दिलाने के लिए यहां आए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि मंत्रिमंडल सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट पर 18 अक्टूबर को चर्चा करेगा। दरअसल आपको बता दें कि अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले कई सांसदों, विधायकों, इनमें एक बीजेपी नेता भी हैं। इसके अलावा कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष सहित कई लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने सिद्धरमैया को रिपोर्ट को लागू करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अब मंत्रिमंडल निर्णय लेगा कि इसे सार्वजनिक किया जाए या फिर विधानसभा में रखा जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोक्कलिक और लिंगायत समुदाय के नेताओं की ओर से रिपोर्ट को लागू न करने को लेकर दबाव के बीच ओबीसी वर्ग से आने वाले नेताओं ने सिद्धरमैया को ये ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा सर्वेक्षण करने का आदेश देश में पहली बार 2014 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सिद्धरमैया ने दिया था। सर्वे 3 साल में पूरा हुआ, लेकिन रिपोर्ट आने में देरी हुई और साल 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार में एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। सिद्धरमैया ने कहा कि एचडी कुमारस्वामी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसके बाद रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले सौंपी गई। रिपोर्ट को लेकर कई जातियों ने विरोध किया। ऐसे में चुनाव में इसका कोई नुकसान ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कल सोमवार को नक्सल समस्या को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। उसमें नक्सल प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक अच्छी हुई है। हमने पिछले 9 महीने में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी है। इसमें डबल इंजन सरकार को भी लाभ मिला और 9 महीने में अनेक मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 194 नक्सली मारे गए। हम सुरक्षा बलों के साहस को नमन करते हैं। 9 महीने में 801 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नक्सली आत्मसमर्पण करें और विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।